हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एंड एग्जाम पॉइंट में। मैं आपका अमन भैया लेकर आया हूँ आज पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के साथ। मैं अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। और आप लोगों के क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले किए हैं रियल नंबर्स में और पॉलिनोमियल्स में जो एक साथ हम लोग कर रहे हैं, ये एक क्लास को ये मत सोचो कि हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आप उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड देखो आप कितनी नई चीज़ें जानते हो, ठीक है। तभी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लोगों का है भैया एक क्वेश्चन से क्या होगा। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो सकता है अगर आपने मन से समझ लिया। मैं आपको सारे चीज़ों उसमें बताता हूँ ना, एक क्वेश्चन थोड़ी ना कराता हूँ। किसी चैप्टर के 5 क्वेश्चन लेते हैं, 5 क्वेश्चन से 15-16 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जो जो उसमें पूछे जा सकते हैं, सारे ही हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आप चैप्टर लगा के देखो ना, आपसे पूरा हो जाएगा। भाई इतना टाइम तो है नहीं कि मैं 2-4 घंटे की मैराथन आपके लिए बना डालूँ। अभी 2-4 घंटे आप देखोगे नहीं, देखोगे ना। तो आपके पास जितना लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम को जितने अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से यूज करो। चलो देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन के कीवर्ड्स उठाते हैं ना, सारी चीज़ें बताते हैं। पहले नंबर पे बोला है कि फाइंड द जीरोस, तो जीरोस क्या होते हैं मैं भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पे लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैं भी बताऊंगा। उसके बाद ये दे रखी है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। जीरोस और कॉफिशिएंट में कौन सा रिलेशन बनता है मैं भी बताऊंगा। 3 चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। एक तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे सिर्फ, लेकिन उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं वो सारी सीख लेंगे इसी में। अब देखो जरा, समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बात कहूँ कि भैया एक जगह हमने लिख दिया x+3 = 5, तो नर्सरी का बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन कक्षा 1 का बच्चा ये तो बता ही देगा। वैसे अब तो नर्सरी में बता देंगे कि भैया यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 लिख देते हैं और 2 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। भाई ये बात तो आप समझ गए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ है ना, नंबर ऑफ जीरोज़, ये वही होते हैं जो x के मान होते हैं। यानी जिस x के मान को रखने पर, यानी जिस x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर दें और वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड हो जाए, x के वही मान जीरोज़ होते हैं। बात आई समझ में। मैं एक बार और आपसे पूछूंगा कि अगर मान लो हमसे बोला जाए कि x+7 = 17, तो आप बोलेंगे भैया अगर हम यहाँ x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा 17 - 7, ये +7 इधर गया -7 हो गया, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, बोलोगे 10। यानी x का मान 10 वो एक जीरो का नंबर, यानी जीरो उसका एक मूल है जिसे अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। मैंने कहा एक बार करके देखो जरा। यहाँ पे अगर हम 10 को लिख दें तो 10 और 7 17 हो जाएगा, तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जिस x के मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है वो उसका जीरो यानी मूल कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, जीरो क्या है समझ में आई बढ़िया तरीके से बात। जल्दी से सुनना, एक बात तो ये खत्म हो गई। दूसरे नंबर पे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी इक्वेशन को दे करके कि इसके कितने जीरोज होंगे। ध्यान से सुनो, जो जीरो होते हैं ना, जीरोज, यानी हिंदी मीडियम में देखोगे जो लोग मूल बताते हैं ना, मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं। अगर मैंने लिखा ax² + bx + c, ये की इक्वेशन लिख दी। एक लिख दी हमने ax³ + bx² + cx + d। हमने एक इक्वेशन लिख दी कि ax की पावर n + b की पावर ax की पावर n, bx की पावर n-1 + cx की पावर n-2, और ऐसे करके कुछ भी इक्वेशन लिखें। तो याद रखना, जो पावर सबसे बड़ी होती है, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, उतने ही मूल आएंगे। यानी किसी इक्वेशन में जो x की सबसे ज़्यादा वाली घात है, जो सबसे बड़ी घात है, उसके उतने ही मान आएंगे। मेरे भाई अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। यानी हम लोगों ने जीरोस से रिलेटेड जो जो बातें बन सकती थी वो सारी समझ ली कि जीरोस क्या होता है, तो x के जिस मान के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है वो उसका जीरोस हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जीरोस कितने आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जितनी ज़्यादा घात होती है, जितनी मैक्सिमम वाली घात होती है, उतने ही जीरोस आते हैं, जितनी मैक्सिमम पावर होगी। जीरोस का काम खत्म। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट सीखो जीरोस से। देखना ये छोटी सी चीज़ लग रही है, पर जीरोस क्या है और जीरोस मेरे भाई जो होते हैं, पावर कैसे बताओगे कि किसी पावर को देख के किसके कितने जीरोस आएंगे। अब यही तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये जो आपको दिया गया है 3x² - 2, इसमें कितने जीरोस आएंगे। आप बोलोगे भैया पावर 2 लगी है x के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर है, तो इसके 2 जीरोस आ जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और इन जीरोस को हम बोलते हैं, पहले वाले को अल्फ़ा बोल देंगे, दूसरे वाले को बीटा बोल देंगे। पहले वाले को अल्फ़ा बोल देंगे, दूसरे वाले को बीटा बोल देंगे। ये हमारे जीरोस हो जाते हैं। बात आ गई समझ में।
आप बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बात आती है दूसरे पॉइंट पे, जिसको हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या लिखी है यहाँ पे, लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उन समीकरणों को कहते हैं या उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 2 हो। याद रखना, अगर आपसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पूछा जाता है मेरे भाई, आपसे अगर बोला जाता है क्वाड्रेटिक, तो इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर पावर 1 है तो वो लिनियर इक्वेशन है, पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और लिनियर इक्वेशन भी हम लोग कितने तरीके की पढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। लिनियर इक्वेशन अगर हम बात करें तो लिनियर इक्वेशन एक तो हमने ये लिख दिया कि x+3 = 7, तो इसमें एक वेरिएबल था। और अगर हमने बोल दिया कि x+y = 7, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। तो 2 वेरिएबल इन अ लिनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल इन अ लिनियर इक्वेशन। तो ये हमारी 2 तरीके की लिनियर इक्वेशन हो गई। ये 2 तरीके के हो गए रेखीय समीकरण। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो इसमें घात जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगी और इसमें घात 1 होगी। देखो सब में एक एक घात है। कोई समस्या, बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पूछेगा तो बताएंगे वो इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम घात 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, वो हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम बोलते हैं कि इफ़ द मैक्सिमम पावर ऑफ इन अ इक्वेशन इन अ वेरिएबल इज 1, देन दिस इज अ लिनियर इक्वेशन। और लिनियर इक्वेशन इज आल्सो 2 टाइप्स, एक होता है कि 1 वेरिएबल लिनियर इक्वेशन एंड द 2 वेरिएबल इन अ लिनियर इक्वेशन। कोई समस्या है इसमें, जल्दी से बोलो। बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण समझ में आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण भी समझ में आ गया। ये बातें समझ में आ गई। अब मैंने कहा इन्हें भी हटाओ, क्योंकि जो जो समझेंगे वो साफ कर देंगे, आखिर में तो क्वेश्चन ही करना है सिर्फ। अब हमने कहा क्वाड्रेटिक समझ गए, लेकिन क्वाड्रेटिक होती कैसी है देखने में, ये भी तो देखो जरा भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कैसी लगती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में लगती है ax² + bx + c टाइप की। कैसी लगती है देखने में? ax² + bx + c टाइप की। इसमें अगर हम बात करें ये x क्या है, तो यहाँ पर रखना x² के साथ जो a लगा होता है a, तो ये a जो है ये कॉफिशिएंट होता है। ये a जो है मेरे भाई ये कॉफिशिएंट होता है x² का, और b जो होता है वो कॉफिशिएंट होता है x का। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, जो a है वो x² का गुणांक है। कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, गुणे में लगा हुआ अंक। तो जो x² के साथ एक नंबर इनटू में लगा होगा प्रोडक्ट फॉर्म में, वो होगा a की जगह। जो x के साथ प्रोडक्ट में लगा होगा वो होगा b की जगह। और जो विदाउट वेरिएबल के होगा, यानी जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा मेरे भाई। याद रखना, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमारा c होगा। तो अगर पूछा जाए a यहाँ पे क्या है, तो बता दोगे कॉफिशिएंट ऑफ x²। b यहाँ पे क्या है, कॉफिशिएंट यानी गुणांक x का। और पूछा जाए c क्या है, तो c वो टर्म है जिसमें ना तो x है ना तो y है, एकदम नंबर है, पेवर नंबर, कांस्टेंट। बात आ गई समझ में? जल्दी से बोलो। तो ये बात भी समझ में आ गई। अब दिक्कत पता कहाँ पे होती है? दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, जब आपसे नीचे वाली लाइन जो आपसे बोली गई है वो वाली लाइन को ध्यान से सुनना। यहाँ एक बात आपसे बोली है कि जीरोस एंड द कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, रिलेशनशिप। तो मैंने कहा अगर एक बात की जाए हमसे जीरोस की और दूसरी तरफ हमसे बोला जाए कॉफिशिएंट, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है क्या? कुछ रिलेशन होता है? आपके दिमाग में आएगा भैया जीरोस आपने एक बताया अल्फा, एक बताया बीटा, ठीक है ना, और कॉफिशिएंट आपने बताया एक a, एक b और एक कांस्टेंट टर्म c। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है बिल्कुल रिलेशन। याद रखिएगा 2 संबंध हैं इनके बीच में। पहला रिलेशन तो होता है कि सम ऑफ कॉफिशिएंट जो है, सम ऑफ कॉफिशिएंट मेरे भाई जो होता है वो होता है माइनस का b/a, यानी हम इसको क्या बोलेंगे कि माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट अपॉन नीचे हम लिख देंगे x² का कॉफिशिएंट। यानी हम लिखें अगर सम ऑफ कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है b, यानी माइनस का b अपॉन x² का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट क्या है a, यानी a। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, फर्स्ट रिलेशन। तो मैंने भैया सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड रिलेशन होता है इनके प्रोडक्ट का, यानी a प्रोडक्ट b, यानी इन दोनों को अगर इनटू करा दिया जाए, गुणा करा दिया जाए, तब क्या हो जाता है? ध्यान से सुनना। अगर हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं मेरे भाई,
प्रोडक्ट करा देते हैं तो हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा हो गया ए नीचे, और ऊपर कांस्टेंट वाला टर्म जो लास्ट में होता है सी लिख दिया। यानी ये दो इनके बीच में रिलेशन होते हैं, किनके बीच में, जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच में। तो ये हो गए रिलेशन और ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैंने क्या क्या बता दिया, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको मैंने जीरोज बता दिए, आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता दिया और आपको मैंने जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बारे में भी बता दिया, और मैंने आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी चीज़ों में। आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्स्टेंट मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया। पूरा आपका जो है कंटेंट क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, और कंटेंट आपको बढ़िया क्वालिटी का इस चैनल पे मिलता ही है। तो चलो भैया अब क्या करते हैं, जल्दी से बोलना। आप बोलोगे भैया कुछ ना करो, सवाल करो, क्योंकि अब सब तो सीख ही चुके हैं, तो अब तो सवाल हम लोग ही कर देंगे। कर लोगे ना तुम लोग? देखते हैं भाई, इसको अब साफ कर देते हैं, क्योंकि हर सारी चीज़ें छोटी छोटी हमने समझ ली हैं। नाउ वी कम टू अवर क्वेश्चन मेरे भाई। अपने क्वेश्चन की ओर आते हुए हम लोगों ने देखा कि 3x² - 2 जो है इसके पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक रूप में दे रखा है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करेगा, और इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे फाइंड द जीरोस, यानी x की वैल्यू निकालेंगे। हम मानेंगे कि ये हमारा px फंक्शन दे रखा, क्या दे रखा, px फंक्शन क्या दे रखा है, 3x² - 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा px है, यहाँ पे px को हम क्या कर देते हैं, पुट 0, इसे हम 0 पुट कर देते हैं, तो 3x² - 2 = px 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, जल्दी बताओ। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा जरा एक बात बताओ भैया, कि 3x² - 2 = 0 है, तो 3x² = -2 इधर आएगा, +2, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा x² क्या आएगा, बोलोगे ये 2 लिखा था, ये 3 इसके साथ भैया इनटू में लगा है, इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोलोगे भैया इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारा x² दे रखा, अगर इसका स्क्वायर इधर से हटा दें, ध्यान से सुनो, ये बात तो तुम्हें पता है कि अगर हम इधर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर को इधर साइड भेज देते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाता है। मैंने कहा ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे इसका मतलब भैया ये हो जाएगा कि x का मान एक तो आ जाएगा +√2/3, और दूसरा आ जाएगा -√2/3, क्योंकि जब हम रूट लगाते हैं तो हम वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के साथ 2/√3 लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, ये आ गया मेरा पहला वाला, इसको अल्फ़ा मान लेंगे, और ये आ गया दूसरा वाला, इसको बीटा मान लेंगे। और इसके कितने आएंगे भैया नंबर? तो हमने कहा इसकी पावर 2 थी, तो इसके 2 ही जीरोज़ आने थे, तो दोनों जीरोज़ हमने निकाल लिए, अल्फ़ा और बीटा। अब उसने हमसे बोला कि भैया हमें इनको जीरोज़ को उनके कोफिशिएंट के साथ में क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। आप बोलोगे हमारी इक्वेशन भैया क्या दे रखी थी, 3x² - 2, ये तो हो गया कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। x² के साथ ये यानी a लगा होगा, भैया b तो मिसिंग है इसमें। मैंने कहा अच्छा b मिसिंग कब हुआ होगा, जब वो 0 होगा। मैंने कहा इसे अगर मैं ये लिख दूं कि 3x² प्लस का b को 0 मान लेते हैं, b को यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, b मेरा 0 हो गया, और इंटू x और -2 = 0। तो ये भी तो वही चीज़ लिखी है, देखो इसे सॉल्व करोगे फिर से ये आ जाएगा। यानी यहाँ पे b मेरा 0 है, c मेरा -2 है, और a मेरा 3 है। ठीक है, इतनी बात भैया समझ में आ गई। ये आपने रफ में समझाया है ना? हाँ, तो ये बिल्कुल रफ में है, ये कोई फेयर में करने वाली चीज़ नहीं। इतना तो आप यहाँ पे नॉर्मल लिख के समझ जाओगे। हमने कहा, हमने पढ़ा भैया कि अगर अल्फ़ा और प्लस बीटा करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे हमारा कितना आता है। आप बोलोगे देखो ये आ जाएगा 2/√3, और प्लस बी की जगह हम लिख देंगे -2√3, तो -2√3 हो जाएगा 2/√3। अब हमने कहा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ जाएगा 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे तो 0 आएगा। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा भैया कि अल्फ़ा इंटू बीटा देख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों का अगर गुणा करा दोगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे भैया आ जाएगा, अगर √2/√3 का माइनस का एक प्लस है और इसका इंटू करा देते हैं √2/3 माइनस से, तो आप बोलोगे प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, और रूट से रूट स्क्वायर होकर कट जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3। मैंने कहा यार ये बात समझ में आ गई और ये बात भी समझ में आ गई। जल्दी से बोलो, ये दोनों बात समझ में आई। ये हमने निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमने निकाल लिया अल्फ़ा इंटू बीटा।
जल्दी बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी? यहाँ से सुनो, ये तो हमने निकाल लिए उसके जीरोज़, अब हमें निकालना उनके कॉफिशिएंट वाली चीज़ें। कॉफिशिएंट में हमने भैया क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है, जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो सी अपॉन ए होता है। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो हम लिखेंगे कि भैया अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का बी। एक बार ज़रा जल्दी बताओ कि बी मेरा क्या है? आप बोलोगे बी भैया मेरा 0 है और ए मेरा 3 है। बी मेरा 0 है और ए मेरा 3 है, तो माइनस का 0 ऊपर हो जाएगा और ए की जगह 3 लिख देंगे। बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा भैया क्या आ जाएगा? 3 से 0 में भाग दिया, 0 आ गया। दूसरे नंबर पे हमने कहा भैया अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी मेरा कितना है? जल्दी से एक बार देख के बताओगे मेरे भाई। आप बोलोगे सी मेरा भैया है माइनस का 2 और ए मेरा है 3, तो -2/3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा सी मेरा माइनस का 2 है और ए की जगह मेरा 3 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा -2/3। जल्दी से बता दो, कोई समस्या? यानी ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा -2/3 आएगा, लेकिन ये किसके हिसाब से आएगा? 2/3। आप बोलोगे ये आएगा हमारा कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालने से, कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालने से। लेकिन अगर हम असल ज़िंदगी में सॉल्व करें, जैसे हमने अल्फ़ा बीटा निकाला, इन्हीं को जोड़ घटा के देखें, तब भी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा -2/3 आया। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन पे इक्वल आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाई हमने कर लिया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब तुम बताओ एक क्वेश्चन से कितनी नई चीज़ें सीखे? नंबर 1 पे तुम लोग क्या सीखे कि भैया जीरोज़ क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे बता सकते हैं, एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये, तीसरी हमने पढ़ी कि एक लीनियर इक्वेशन क्या है। चौथी हमने देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। पांचवी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है x² + bx + c = 0। इसके बाद छठे नंबर पर हमने देखा कि इसमें जो मूल्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने, मेरे भाई 6-7 चीज़ें एक चैप्टर में जो हो सकती थी अच्छी अच्छी एक क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने सारी आपको डिटेल्ड में बता दी हैं। तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भाई। एक एक क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर का आधा रिवीजन तक हो जाएगा, याद रखना, इतना मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।